आज है 13 मार्च 2026। आई नो मैं काफ़ी सारे दिनों बाद, मे भी एक वीक से ज़्यादा हो गया होगा, तब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरी एक कज़िन की शादी थी, तो क्लोज़ कज़िन की, तो पेरेंट्स चले गए थे और मुझे घर पर अकेला नहीं छोड़ा गया था। तो मुझे एक रिश्तेदार के यहाँ मुझे भेजा गया था 2 दिन, तो वहाँ मैंने वीडियो शूट नहीं की। और बाकी दिन मैं अपने जो कि वो जो जगह है, यानी कि जो देश वतन है, वहाँ पे होम टाउन पर हम गए थे, मैं गई थी। और देन वहाँ पर हम परसों सुबह आ गए, यानी कि कल नहीं, यानी कि 10 तारीख को हम यहाँ पे जो जगह है सूरत, यहाँ आ गए थे। 10th का दिन ऐसे गया। 11th को कंप्यूटर की एग्ज़ाम थी, जो जैसे तैसे कुछ पढ़ाई तो नहीं की थी, पर वहाँ पे 100 के 100 मार्क्स के MCQ थे, तो वहाँ पे तुक्के मार दिए। और घर आके जब सॉल्यूशन किया तब मैं पास हुई इजीली उसमें। और उससे पहले था 6 मार्च को मेरा इंग्लिश का पेपर, तो उसमें भी मैं पास हूँ। उसमें तो वैसे मेरी प्रिपरेशन थी थोड़ी बहुत। गर्मी हो रही है, आई नो आपको ये पंखे की आवाज़ आएंगी, पर अब मुझे ये ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे इंसान हूँ जिसे पसंद नहीं कुछ भी। अब देख रहे ये पूरा घर है, उसमें से विंडो भी और दोनों क्लोज होते हैं। ये सेकंड फ्लोर, और यहाँ की जो विंडो है वो भी टोटली क्लोज होती है। तो फैन ऑन किया है, आपको वॉइस आ सकती है, मैं अपनी वॉइस बढ़ा देती हूँ। अभी इन दिनों में मतलब जो ये शादी वादी की जो सीज़न मतलब वो था हमारे घर में माहौल, मैं उसमें से ही मतलब खोस ही गई थी कम्प्लीटली। एंड जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में जिक्र किया था कि मेरे पर्पस ड्रीम अलग है, पढ़ाई बस मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है डेफिनेटली। लेकिन इस एग्ज़ाम के चक्कर में मैं इतनी उलझ सी गई थी कि आई फॉरगेट कि एक्चुअल में मेरा पर्पस और ड्रीम क्या है। यानी कि मेरा जो कि है फ्रीडम और आज़ादी, बाकी सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट, वो सारी साइड में रह गई थी, जबकि वो मेरी मेन चीज़ है। मेरे लिए पढ़ाई वेस्ट ऑफ टाइम है, मुझे सिर्फ 12th पास आउट कहलाना था। तो इसीलिए मैं, ताकि कुछ और बैकअप के लिए मैं कुछ अप्लाई कर सकूँ किसी जगह। और बहुत सारी जॉब में भी 12th पास मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, और काफ़ी और भी चीज़ों के लिए, लाइसेंस के लिए भी मे बी 12th पास होना एक रिक्वायरमेंट सोर्स होता है। तो इसीलिए वजह थे। एंड यकीन नहीं मानोगे, पर मैं उन चीज़ों में, इस पढ़ाई में जबकि मेरे फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों के पेपर इतने ज़्यादा ख़राब गए हैं कि उसमें जो जिस जानवर की पोटी मैंने जो उस पेपर में लिखी है वो सिर्फ मुझे पता है, और वो जो एग्ज़ामिनर होगा उसे पता है। वैसे भी चेक करने के लिए पेपर गए नहीं होंगे, वो एग्ज़ाम के बाद जाते हैं। तो वो सिर्फ अब तक मुझे ही पता है वो उन चीज़ में मैंने किस जानवर की उसमें पोटी मैंने लिखी है, तो वो सिर्फ मुझे ही पता है। और MCQ में जो मैंने तुक्के मारे थे, उस अकॉर्डिंग मैंने जीमेनाई से जो सोल्यूशन करवाया है, उस अकॉर्डिंग मेरे उसमें बनते हैं 28 मार्क्स केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में बनते हैं 21। 15 मार्क्स के MCQ होते हैं, उसमें तुक्के मार के इतने आए हैं। तो ग्रेसिंग के पॉसिबिलिटी तो मे भी है अभी भी केमिस्ट्री में एटलीस्ट। फिजिक्स में मुझे नहीं लगता कोई चांस है, क्योंकि फिजिक्स में मैंने बस 10th मार्क्स का लिखा था। उसमें भी मे बी दोनों में ग्रेसिंग मार्क्स की पॉसिबिलिटी है, पर प्रोबेबिलिटी ये भी है कि मैं फेल हूँ। 50-50 के बीच में हूँ। जब तक एग्ज़ाम के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक कुछ भी होना कंफर्म नहीं है। और ये भी नहीं कि पता कि ये जो जिमिनाई ने जो मुझे आंसर दिए हैं पेपर्स के, वो सही भी है या नहीं, तो वो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने तक नहीं पता चलेंगे। तो मुझे जब ये 16 मार्च को बायोलॉजी की लास्ट पेपर होगा, मुझे रिस्क दो ही सब्जेक्ट में लग रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बाकी इंग्लिश, कंप्यूटर और ये जो बायोलॉजी है, इनमें मैं पास हूँ। तो ये दो ही सब्जेक्ट को मुझे रिपीटेड करके पास होना पड़ेगा इसी साल, क्योंकि मुझे एक और साल इस पे पीछे नहीं बर्बाद करना। और मैं ना इन एग्ज़ाम के चक्कर में फंस ही गई थी, और बीच में मैं कुछ पूछताछ कर रही थी AI टूल्स को थे, तो उसके अकॉर्डिंग
कुछ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी होते हैं ना, उसमें मतलब मेरा सच को तो जेन्युइनली एक ग्रेजुएशन वो जो होता है ना, वो ब्लैक कलर के शूट होते हैं और वो डिग्री हमको थमाते हैं, वो जो टोपी उलालते हैं, बाकी चीज़ें, एक ग्रेजुएट बनना और कॉलेज की लाइफ एंजॉय करना मेरा एक हमेशा से ही ड्रीम रहा है, बचपन से ही। मूवीज़ में ये सब देखा था और मैंने भी ये ड्रीम बनाया था कि मेरा भी कॉलेज लाइफ होगी बेसिकली थ्री इडियट के जैसे, और अच्छी होगी। बहुत सारी मूवीज़ है कॉलेज लाइफ के बेस, जैसे छिछोरे है और थ्री इडियट है, बहुत सारी। तो उस अकॉर्डिंग मेरा भी ये एक ड्रीम सा ही था कि मुझे भी ये करना है। तो मैं कुछ एआई टूल्स को कुछ परेशान कर रही थी, तो मैंने उसको बोला कि मैं रट्टेबाज इंसान नहीं हूँ, मैं लॉजिकल इंसान हूँ। और अपनी लोग और काफ़ी कुछ पूछ रही थी कि आखिर इस कॉलेज में एडमिशन लेते क्या फ़ायदा होता है, क्यों लेते हैं, आखिर कैसे ले, वेल सक्सेस के लिए लेना ज़रूरी है या कुछ भी, या बहुत कुछ पूछा था। बहुत मैं घंटों घंटों तक एआई टूल्स के ऊपर रिसर्च करवाती हूँ मैं उनके पास से। डिसीजन मेरे खुद के होते हैं और इम्पोर्टेंट वर्क जो भी होते हैं या प्लानिंग वो मैं खुद बनाती हूँ, बट मैं रिसर्च जो कि होती है किसी भी चीज़ की, मैं उन एआई टूल के द्वारा कराती हूँ ताकि मेरा मेजॉरिटी टाइम बच जाए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मेरा 1-2 घंटे लग जाते हैं एआई टूल के पीछे। तो उसमें एक एग्ज़ाम का नाम सुना मैंने, CAT और ACT में भी, शायद मैंने ACT 8 जो है उसका नाम गलत बोल दिया, लेकिन वो जो है ना CAT वो तो सही है। तो ये जो एग्ज़ाम है बेसिकली वो बड़े, अगर उसमें आपको अच्छे स्कोर आ गए तो अब्रॉड स्टडी के लिए बेस्ट होते हैं। बेसिकली मैं प्लानिंग कर रही थी अब्रॉड स्टडी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, बट क्यों, मेरे तो उसमें मतलब वो है ही नहीं ना। वहाँ के खुद जैसे कि मार्क ज़करबर्ग खुद हार्वर्ड के ड्रॉप आउट है, कंप्यूटर साइंस फील्ड में वो थे मे बी, वो लोग वहाँ से जो जहाँ हमारा ड्रीम है वहाँ से वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि उनका जो ख्वाब जो कि है वो डिग्री से कंप्लीट नहीं होंगे। डिग्री चाहे हार्वर्ड की हो, लोकल कॉलेज की हो, या इंडिया के या किसी भी कंट्री के बेस्ट टॉप 5 कॉलेजेस की हो, डिग्री मे बी ये बड़े बड़े जो कॉलेज की डिग्री होती है वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे भी, लेकिन डिग्री का स्पेसिफिकली काम यही होता है, बड़े कॉलेज आपको लर्न अच्छी चीज़ें सिखाएंगे भी, साथ में नॉलेज और बाकी चीज़ें एक अच्छा नेटवर्किंग बनाने में मदद करेंगे बेसिकली। लेकिन लोकल कॉलेज की बात करें तो उसमें नेटवर्किंग आप जैसे एवरेज इंसान वहाँ पे भरे होंगे, और ये सिर्फ यही नहीं, आपको तो मेरे फिर भी मान लो आप अपनी नज़रों में, हमेशा हर कोई अपनी नज़रों में बादशाह होता है, ये बात मैंने जानी इन दोनों, पर फिर भी शायद मैं समझा ही नहीं पा रही अपनी बात को किसी और को, कोशिश भी छोड़ देनी चाहिए शायद मुझे। अब एग्ज़ाम ख़त्म होगी, एक बात याद आई, उसमें ना जो नेक्स्ट जो मैंने प्रीवियस वीडियो जो डाली थी 5 या 6 दिन पहले में भी, तो उसमें ना एक कमेंट आया था कि दीदी आप ना वीडियो बनाना छोड़ दो। फिर मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो उसमें कुछ और भी था कि मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप थोड़े एफर्ट डालो ये सब। मैंने भी उसमें कुछ कमेंट, मैंने उसके स्क्रीनशॉट लिए हैं, मैं यहाँ पे शायद ऐड कर दूँगी, या पता नहीं शायद ऐसे ही ऐड कर दूँ, क्योंकि ये जो दिमागी हालत है वो मेरे ठिकाने पे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं खो सी बहुत जाती हूँ बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो काम की हो या ना हो, मैं फालतू चीज़ों में बहुत खो जाती हूँ, चाहे फिर वो रियल लाइफ में कुछ इम्पैक्ट मेरे हो या ना हो, मेरे पर्पस के साथ वो अलाइन हो या ना हो, मैं उसमें हमेशा खो से ही जाती हूँ। पहले फ़ोटोग्राफी का भी जो मेरा भूत सवार था उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की है। आपको शायद पता होगा कि मैंने कुछ अपने पास का जो एक सूरत के जो बेस्ट होते हैं उनमें से एक की विज़िट भी ली थी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो यू डोंट नो, मैं भी नहीं देखी होगी 100% आपने, बट अगर आप जब मैं सक्सेसफुल हो गई हो तब आप वीडियो की मेरी सीरीज़ देख रहे हो तो पॉसिबिलिटी आपने देखी होगी। तो
एम सॉरी, दिमागी हालत ठीक नहीं है, मैं शायद परेशान हूँ। और मैं बाकी चीज़ों में उलझ सी गई थी, मतलब काम की चीज़ों से ध्यान दे के बाकी चीज़ों में ऊपर रिसर्च कराती हूँ, या मैं जिस चीज़ को मतलब एज अ बैकअप का प्लान करती हूँ, मैं उन चीज़ में ही खो जाती हूँ और अपनी मेन चीज़ को ही छोड़ देती हूँ। मतलब हम प्लान बी रखते हैं ना, अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी पे अगर वर्क करें, तो मैं प्लान बी के ऊपर ही ध्यान देती हूँ। प्लान ए तो फिर मैं उसे खुद ही बर्बाद होने छोड़ देती हूँ। यही कंडीशन मेरी होती है अक्सर, हर सिचुएशन में मेरे दफ़ा बस साथ यही हुआ है। मेरा दिमाग बड़ा ही कमज़ोर है, मुझे इसे कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वरना ये मुझे बर्बाद कर देगा। और अब 2 दिन से अब घर आ गए थे, कल कोई भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत ही नहीं हुई वीडियो शूट करने की मुझसे। क्यों? शायद मुझे भी आंसर ठीक से नहीं समझ आ रहा, और उलझ सी गई थी और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रास्ते सही है, गलत है, कंफ्यूजन और बाकी चीज़ें हमेशा मेरी लाइफ में होती है। एक कीड़ा होता है ना जिसे हम कहते हैं सुकून, वो मेरी लाइफ से सुसाइड कर चुका है। हमेशा मेरे दिमाग में टेंशन धरी रहती है, मैं सॉल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हूँ, और इन चीज़ों में इतनी उलझ जाती हूँ कि मेरा दिमाग मुझे सेफ फील कराने के लिए, मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए ड्रीमिंग करता है, यानी कि अलग अलग स्टोरी क्रिएट करता है जो कि रियल है ही नहीं, कम्प्लीटली फेक है। ऐसे अलग अलग स्टोरी क्रिएट करता है ताकि मैं रियलिटी से भाग सकूं, रियलिटी से दूर हो पाऊँ और रियलिटी को एक्सेप्ट ना करूं, और अपने मन की बातों, मेरे दिमाग ने ऐसी स्टोरी हर पल क्रिएट करता रहता है कि मैं किसी जगह पर हूँ, वहाँ पे मैं ही स्पेशल हूँ, लोग मुझसे बात कर रहे हैं, वो दुनिया मेरे कंट्रोल में है बेसिकली पूरी तरीके से। वो लोग और वो लोग मुझसे जो भी आंसर पूछ रहे हैं उसका मैं इतनी अच्छी तरीके से आंसर दे रही हूँ कि वो लोग मुझसे फिदा हो जाते हैं। एंड ये एक फेक वर्चुअल क्रिएटिव है मेरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब गजब है, परेशान भी मुझे बहुत करती है। मुझे रियलिटी में अब यहाँ पे इस एक्चुअल वर्ल्ड में कुछ भी मेरा लेन देन नहीं रही मेरी, ऐसा लगता है। और मैं बस हमेशा जब भी मैं फ्री होती हूँ तब उसी वर्ल्ड में मैं होती हूँ, कुछ काम है, कुछ बिजनेस है या कुछ भी है, उसमें मैं किंग हूँ उस दुनिया में। मेरे पास उस दुनिया में बहुत सारे दोस्त हैं, लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी वैल्यू करते हैं, मेरी वैल्यू समझते हैं, वो मुझे सुनना चाहते जो भी मैं बोलूँ। ये मेरी अपने आप की क्रिएट की हुई दुनिया है जो मुझे बहुत परेशान करती है। और इन दिनों में मतलब यूँ मानो तो मैं मतलब ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले फेज पर ही थी। इन दिनों में बताओ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ। तो मैं अभी कुछ नहीं बता रही, या फिर बता पा ही नहीं रही कि क्या, ये भी नहीं पता कि मैं आखिर बताना क्या चाहती हूँ। तो मतलब मैं ऑलमोस्ट गिव अप तो मैं कभी नहीं करने वाली, चाहे हालात जो भी हो, लेकिन बस परेशान थी और कंफ्यूज और मायूस या खामोश थी। तो मैं कल रात बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई। कैसे, आखिर क्या हुआ ऐसा जो मेरी मतलब जो मेरे पर्पस के ऊपर जो धुंध चढ़ गई थी, मतलब वो जो एक परत आ गई थी, वो कैसे हट गई, आखिर क्यों मेरी आग वापस आ गई वीडियो शूट करने की, अपनी बातें बताने की, और अपने ड्रीम के ऊपर वर्क करने की, या अपने पर्पस के लेके थोड़ा सीरियस और होने की, उसके लेके जो हंगर थी वो वापस कैसे आ गई। जो मेरी हंगर थी पहले वो शांत हो गई। गए थे एंटरटेनमेंट और बाकी चीज़ें, सारे वेस्ट ऑफ टाइम फालतू चीज़ों में हम उलझ से गए थे, और कुछ भी मतलब ध्यान नहीं था। कंफर्ट में मेरी हंगर खाली थी, कंफर्ट जोन और बाकी जो कंफर्टेबल माहौल था और एंटरटेनमेंट और बाकी चीज़ें, उसने मेरे हंगर जो भी मेरी ड्रीम की है वो खा ली थी। लेकिन अब वो हंगर वापस आ चुकी है कल रात की वजह से। कल रात घर में एक झगड़ा हुआ था पेरेंट्स का, और उसमें एक एक बात, एक एक पॉइंट, एक एक सेंटेंस में मेरे बाप ने मेरी माँ को ये बताने की कोशिश की है, या फिर ये हक ही जताया है कि मेरी मम्मी कुछ भी नहीं है, मेरा बाप ही सब कुछ है, क्योंकि वो एक मेल है, एक मैन है, एक मर्द है, कमीना कहीं का।
और और मेरे बाप की नज़र में मैं क्या हूँ पता है, मैं अपनी माँ से क्रिएट हुई एक चीज़ हूँ। और जो मेरा भाई है वो, मेरा बाप ये सोचता है कि वो उसकी औलाद है और मैं मेरी माँ की। मेरा बाप इस हद तक गिर चुका है कि वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि हम दोनों दोनों की औलाद है। नहीं, उसकी नज़रों में मेरा भाई है वो उसकी औलाद है और मैं हूँ मेरी माँ की। कुछ भी हो जाए, मेरी और मेरी माँ के मार गालियाँ सब एक साथ बढ़ती है और मेरे भाई को कुछ भी नहीं किया जाता। और मेरा भाई भी उसी तरीके से मतलब बनता जा रहा है मेरे बाप की तरह, एक कमज़ोर नामर्द और एक कायर, जो सिर्फ अपने से कमज़ोर, फिज़िकली अपने से कमज़ोर जो कि लोग हैं उसे दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे बाप और मेरा भाई दोनों इसी चीज़ में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और मेरा बाप तो जैसे पहले से ही इसमें है, ना हमारे शब्दों की कोई, मेरे शब्दों की ना ही कोई वैल्यू थी। मेरी माँ कुछ नहीं बोल रही थी, वो अपने लिए स्टैंड भी नहीं उठा रही थी, क्योंकि इस घटिया सोसाइटी ने वुमन को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हुआ है कि वुमन अपने लिए स्टैंड ही नहीं उठाती। अपना उसका हस्बैंड या कुछ भी वो नामर्द चाहे जो भी क्यों ना करता हो, वो अपने लिए स्टैंड ही नहीं उठाती कि ये गलत है। आखिर तू होता कौन है मुझे ये सब अधिकार देने वाला या फिर ये परमिशन देने वाला? आखिर क्यों मैं तेरी गुलामी करूँ? कुछ भी वुमन जो मैं फीमेल है बेसिकली, वो अपने लिए स्टैंड ही नहीं उठा पाती। मुझे नफरत है ऐसी कमज़ोर स्त्रियों से। इवन माई मदर, आई हेट देम ऑल। एंड मुझे मेल समाज मेरे लिए एक हमेशा से चुपते काटे रहे मेरी आँखों के। इसका रीज़न है मेरे खुद के माँ बाप या मेरे खुद का बाप और भाई। और मुझे अपने इस जगत में किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा नफ़रत होगी, या मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफ़रत ही भरी है। सच कहूँ तो मेरे जो खून के रिश्ते हैं मुझे उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत है, और उसमें भी अगर प्यार मेरे लिए है ही नहीं। मुझ और मेरे अंदर भी उन लोगों के लिए नफ़रत ही भरी है, बस नफ़रत, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत। बस जल्द से जल्द ये बात उन लोगों ने खुद ही मुझे बता दी रात को, कि डायरेक्टली वो लोग नहीं बोलते, वो लोग टेढ़े मेढ़े रास्तों से तुम्हारी आत्मा तक फाड़ देते हैं, ऐसे शब्द बोल देते हैं या इस तरीके से आपको बताते हैं। और आपको एक फैक्ट की बात बताओ तो इंसान जब गुस्से में होता है तब वो जो भी बोलता है ना, वो ट्रूथ होता है। क्यों? क्योंकि जब आप गर्म होते हैं, जब आप गुस्से में होते हो, तब आपको दिमाग उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन डाला गया ताकि आपका दिमाग जो है थोड़ा शांत रहे, ताकि क्योंकि आपका दिमाग अगर गर्म होगा ना तो आपकी पूरी नर्वस सिस्टम मिल जाएंगी, तो उसे शांत करने के लिए आपका दिमाग उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। और गुस्से में जो दिमाग होता है वो फेक स्टोरीज और झूठ बोलने के काबिल नहीं रहता, वो बोल देता है जो उसके जहन में एक्चुअल में होता है। यानी कि अगर कोई इंसान गुस्से में आपको अगर नफ़रत के घाव मार रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान सच में आपसे नफरत करता है। और अगर वो कभी आपसे प्यार की झूठी बातें करता है तो वो सारी बातें झूठी ही है, क्योंकि हो सकता है आपकी कुछ उसकी फ़िज़िकल नीड हो, आपको कुछ शरीर की कुछ काम हो, या समाज के वैल्यू में, या फिर उसके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, उसकी मजबूरी हो, तो वो आपको रख रहा है, आपके घर में पाल रहा है, या फिर आपको वो अपने साथ रह के घूम रहा है, या आपके साथ रिलेशनशिप में है किसी भी एंगल से। और जब वो इंसान गुस्से में होता है तब उसके जो शब्द होते हैं वो 100% रियल होते हैं, क्योंकि तब उस समय दिमाग के पास इतनी कैपेबिलिटी होती ही नहीं है कि वो कुछ फेक स्टोरीज क्रिएट कर पाए। तो और ये सिर्फ एक का नहीं, मैंने पहले भी बताया है कि द 21 जुलाई 25 द डे ऑफ द डेथ, मैंने इसके बारे में एक बुक जो है मेरी उसमें लिखा भी है, जो भी कुछ हुआ था, घटित हुआ था उसमें। और वो उसकी बात मैंने बताई भी है जैसे तैसे आपको पहले अपने पास्ट वीडियो में, तो उस अकॉर्डिंग। और बाकी अपनी मैं इस घर में बचपन से ही हूँ, तो मुझे पहले से ये पता है, मुझे हमेशा से ही दर्शाया गया है हर किसी चीज़ के लिए, अकेला छोड़ा गया है, ना कोई परवाह ना कोई फिक्र। जब भी कोई लड़ रहे होते तो मुझे तो घास चरने जाए, जिए या मरे, इस बात का कोई फ़र्क नहीं होता। इस कंडीशन में हमेशा वो लोग मुझे रखते हैं जब भी वो लोग अपने लाइफ के सीरियस मुद्दे पे बात कर रहे होते हैं कि अब डिवोर्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में मेरा क्या होगा किसी को कोई परवाह नहीं, मेरे भाई की बड़ी परवाह होती है। अगर वो बोले कि मैं गुस्से में मार दूंगा अपने आप को, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो उसकी जान की वैल्यू है। अगर वो गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहा है अपनी जान की लेने की,
तो उसे शांत कराने की कोशिश की जाती है। और मेरी तो वैल्यू ही नहीं है, कुछ घंटा वैल्यू नहीं है, इस मकान में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, घंटा कुछ भी नहीं है यार। ये मेरा घर ही मेरा नहीं है। बार बार हर एक सेकंड में मुझे ये एहसास दिला जाता है, अगर वो लोग मेरे लिए कुछ अच्छा खाना भी बनाते हैं ना, वैसे मेजॉरिटी टाइम नहीं बनाते, मुझे पूछ के कभी खाना नहीं बनाते, फिर भी कभी कुछ मैं खुद बना लूँ या कुछ भी कर लूँ, तो हमेशा बाद में ये बात जताई जाती है कि तुम पराया पादर से हो, यानी कि तुम पराया धन हो। तो कमीनों चूतियों, मुझे पैदा क्यों किया इस घर में? फेंक देते, मार डालते। अब इस उम्र में इस कंडीशन में फंसा दिया है। मरना कायरता है मेरे लिए और जीना एक बोझ। पता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर करूँ क्या यार। इन लोगों ने छोड़ो यार। ऐसे हरामियों से तो बेहतर है कि आप अनाथ रहो या फिर पैदा ही ना हो। पता नहीं कुछ ऐसी ही वजह से मैंने उस ऊपर बैठी हुई जो पावर है, भगवान जिसे हम मैं उसे भी गाली देने वाली थी अभी, पर नहीं दे देने वाली, क्योंकि उसके अंधभक्त चूतिए लोग आ जाएंगे और मुझे पता नहीं क्या क्या ही बोलने लगेंगे कि तुमने हमारे भगवान का गाली दी। अरे मार। ओके, तो सब कुछ कमीनापन है, सब कुछ झूठी माया है, एक फेक दिखावा है, सब कुछ भी रियल नहीं है इस जगत में। इंसान जितना ज़्यादा डेवलप होते गए, जितने ज़्यादा बंदर से इंसान बनते गए ना इंसान, उतने ही ज़्यादा इंसान अपने आप को एक कैद में ट्रैप करने लग गए। आपने देखा होगा कि इंसान जो है बाकी जानवरों को किसी भी कैद में या किसी भी पिंजरे में कैद करते हैं, लेकिन सच ये है कि इंसान को ज़्यादा कैद करते हैं, ये सच है। और कल रात जो भी घटित हुआ था, उस अकॉर्डिंग मुझे जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट ना भी हो स्टार्टिंग लेवल पर तो भी ठीक है, बस थोड़ा बहुत स्किल सीख लूँ और थोड़ा बहुत ही मनी आने लग जाए ना, इस घर को छोड़ दूँगी और दोबारा कभी मुड़ के इस खंडर में, इस कब्रिस्तान में दोबारा नहीं आने वाली मैं, जहाँ पे सपने घोटे जाते हैं, जहाँ पे आवाज़ दबाई जाती है, जहाँ पर आपकी वैल्यू को ही नहीं समझा जा रहा, जहाँ पर आप हो ही ना। इसी जगह पर रहने से बेहतर है कि आप ना ही रहें। मैं इस बात में बिलीव करती हूँ। तब बस कुछ वक्त और इस जहन्नुम को मुझे सहना है, बस कुछ वक्त और सहन में आ जा लूँ, भले ही फिर इन लोगों की ये पूरा समाज ये सोचे कि मैं किसी लड़के के साथ फरार हूँ, या कुछ भी कह ले ये लोग, या किसी भी हद तक गिर जाए। आई डोंट केयर अबाउट, आई रियली डोंट वांट टू केयर। ये लोग बोलेंगे कि लड़की जो मैं यहाँ से फरार ही हो जाऊँगी अपनी ख्वाहिश के लिए, अपने आप के लिए, अपने सपनों के लिए, भले ही फिर इन लोगों की बेइज्जती हो जाए, लोग इनको ये बोले कि आपकी बेटी तो फरार होगा, आपकी इज्जत चलेगी। अबे बहन के गालियाँ देने का मन कर रहा है पर दी नहीं जा रही, क्योंकि कुछ चूतिया धर्मों ने हमें ये बताया है कि गाली देना पाप है। तो बहन चोद, ये तुम लोगों को जो ये करते आए हो हमेशा से अत्याचार किसी भी जीव के ऊपर, वो कहाँ से सही है? इन हराम खोरों ने ना, सारे धर्म ज्ञाताओं ने, सारी चीज़ों ने इतनी हद तक चीज़ें बिगाड़ रखी है ना। इन कमीनों को अगर मौका मिले ना, ये अगर ये समाज है ना, जितना भी ये सब बनाए है ना, उसमें से मेजोरिटी ऑफ मेल है, यानी कि मर्द है जिन्होंने ये सारी चीज़ों को बनाया है, क्रिएट किया है, वो सारे मेल है। अब देख ले, पुजारी जो कि होते हैं वो एक मेल होते हैं, जो धर्म ब्राह्मण शास्त्री या कुछ भी ये जो शास्त्र लिखे गए हैं वो सभी मेल ने लिखे गए हैं, एक मेल के द्वारा लिखे गए हैं। अगर एक मर्द के हाथ में के कुछ होता ना, तो वो तो अपनी पोटी भी अपनी वुमन के पास से साफ कर रहा था, वो खुद साफ नहीं करता। इनफैक्ट वो धोता भी अपनी खुद नहीं, रियली सच कह रही हूँ, वो अपनी खुद नहीं धोता। इनफैक्ट वो अपनी अंडरवेयर तो खुद धो नहीं रहा, वो उसकी या तो उसकी वाइफ धोती है, या तो उसकी मम्मी, या तो उसकी बहन, कुछ भी धोते हैं वो लोग। जो आदमी अपनी अंडरवेयर डाल अपने झूठे बर्तन तक वो नहीं ले सकता, खाना भी नहीं बना सकता, धो भी नहीं सकता, इनफैक्ट उठा के रख भी नहीं सकता, पानी भी नहीं पी सकता। वो किसी को कहता है कि जाओ भर दो पानी, अपनी पावर का गलत यूज़ करता है। ऐसे चूतिए आदमियों को अगर मौका मिलता ना, तो वो अपनी खुद की धोते भी नहीं, वो मैं फीमेल को भी बुला लेते। वो तो फिर भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत तो सही लेकिन किया तो है कुछ फीमेल के लिए,
वरना एक राजा और 50-60 रानियाँ, मतलब देख लो तुम लोग, रानियाँ कितनी ज़्यादा। या फिर मैं यूँ कहना चाहती हूँ कि बीवियाँ इतनी ज़्यादा, पति सिर्फ एक, यानी पति सभी के साथ मौज कर सकता है। या ये तो चूतियागिरी हुई ना, ये किस तरीके से हुआ। यानी कि अगर मेल किसी जगह अगर मुंह मारने जाता है किसी भी औरत के साथ, तो वो कुछ समझे कराकर फिर भी वो लोगों का घर चल जाएंगे। लेकिन अगर पता लगा कि उसकी जो वाइफ है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो फिर या तो वो लोग अपनी वाइफ को मार डालेंगे या फिर उसे छोड़ देंगे, उसे दोबारा नहीं रखा जाएगा। लेकिन वो मेन रहते हैं, क्योंकि वुमन कमज़ोर है, वो खुद अपने स्टैंड लेना नहीं चाहती। ऐसी कमज़ोर स्त्रियाँ मरी जाए तो ही अच्छा है। मुझे उन स्त्रियों से बहुत ज़्यादा नफरत है जो कि अपनी खुद के लिए भी अपना खुद का स्टैंड नहीं ले सकती। भले फिर उसकी आवाज़ दबा दी जाए या फिर हमेशा के लिए उसको मार ही क्यों ना दिया जाए, लेकिन एटलीस्ट अपने आप की आज़ादी के लिए कुछ जंग तो लड़ो। ऐसे कायरों की तरह बैठे हो, इससे बेहतर तो तुम ना ही होते तो ही बेहतर होता। क्यों हो तुम लोग किसी और का बच्चा पैदा करने के लिए और बच्चों की पोटी साफ करने के लिए? मर जाओ यार, क्या ही कर रहे हो तुम। और तो यार लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी कि एटलीस्ट मैं अपने लिए स्टैंड तो लेती हूँ अपनी आज़ादी के लिए। आखिर दुनिया कौन होती है वो मुझे कहने वाले कि तुम्हें ऐसे जीना चाहिए बिकॉज यू आर अ गर्ल। अबे भाड़ में जाए दुनिया, आई डोंट केयर, मुझे अपने हिसाब से जीना है। मुझे ऐसे कपड़े पहनने जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। मुझे नहीं पसंद अपने शरीर को दिखाना है, या फिर मुझे नहीं पसंद अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक लेना किसी पैकिंग की तरह। ना ही मुझे अपना शरीर, अपने जो कि ये शरीर है उसको ना ही पूरी तरीके से कम्प्लीटली सभी को दिखाना पसंद है। ना मुझे शॉर्ट ड्रेसेस पसंद है, ना ही मुझे हाई हील्स पसंद है, ना ही तो कुछ ड्रेसेस पसंद है, ना ही तो लहंगे पसंद है, ना ही तो ये लड़कियों के जो ये फजामे होते हैं वो सारी चीज़ें पसंद है। मुझे टॉम्बो वाला आउटफिट पसंद है क्योंकि उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। दौड़ा भी जा सकता है, जेब भी होती है, पॉकेट भी होते हैं उसमें। शूज़ पसंद है आइल्स की जगह। बड़े बाल मुझे ये नहीं पसंद, मैं इसे बहुत जल्दी काट देने वाली हूँ, क्योंकि इन हरामखोरों ने ये बोला है कि बिकॉज यू आर अ गर्ल, तुम्हें खूबसूरत दिखना है ताकि कोई और तुम्हें आके पसंद करे। तो क्या कमीनागिरी है ये। मैं किसी और को खुश करने के लिए, किसी और की नज़रों में सुंदर बनने के लिए आखिर क्यों मैं ऐसी चीज़ें को बोझ पालूँ। ये कितनी ज़्यादा मुझे परेशान करती है, इरिटेट करता है, आपको पता है। बहुत ज़्यादा मुझे नफ़रत है अपने बालों से। और ऊपर से बात ये बनती है कि ये जो बाल होते हैं ये आपकी मेमोरी को होल्ड करते हैं। अरे भाड़ में गई ऐसी मेमोरी, मैं इसे बहुत जल्दी काट देने वाली हूँ कसम से। यहाँ पे आप देख रहे होगे एक छेद है, यहाँ पे वैसे वो बूटी होती है, बाली होती है, वो पहनी है ये, पर मैं मेजॉरिटी टाइम उसे निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं पसंद। चांदी पड़ी है जो दिख रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये स्किन के अंदर होल किए हुए हैं, ये जगह पर या यहाँ पर होल किए गए हैं स्किन के अंदर। और ये भी मजबूरी की वजह से मुझे पहनाया गया है, वरना मैं ये ऐसी चीज़ें कभी नहीं पहनती, जानबूझ के पहनाया गया है मुझे। ये भी बोला है कि निकला तो खैर नहीं तुम्हारी, बेवजह पंगा कौन ले। ये आप देख रहे हैं होल क्लियरली दिख रहा होगा, ये मेरे स्किन के अंदर छेद करके ये जो है वो किया गया है। आपको पता है क्यों? ताकि अपने अपोजिट जेंडर को, जो कि किंग है इस हरामखोर दुनिया में, वो उसके नज़रों में मैं सुंदर बन पाऊँ। ये गहने और ये टॉर्चर मैं सह रही हूँ, ये अब तो फिर भी दर्द भी नहीं होता इनका, लेकिन ज़रा सोच के देखो, जिंदा स्किन के ऊपर छेद किया गया है। मुझे मेरी माँ ने बताया था कि मैं जब 6 महीने की थी तब ये होल किए गए थे मेरी नाक, कान और सभी चीज़ों पर। और सोचो 6 महीने की एक छोटी बच्ची जिसकी स्किन और जिसकी जो वो है वो कितनी ज़्यादा कोमल होगी, उसके ऊपर ये छेद किए गए, टॉर्चर किए गए। ये टॉर्चर है बेसिकली, क्यों? ताकि कोई और आके पसंद करे। यार ये नियम मुझे नहीं पसंद। ये टॉर्चर करते हैं उसके ऊपर, ये कहते हैं कि ये रूल है भाई तुम लोगों को ये करना ही पड़ेगा। मैं नहीं करने वाली। बस एक कुछ वक्त बीत जाए फिर मैं यहाँ पर ना ये पहनूंगी नहीं, तो ये कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली रिफिल हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसे ये तो निकलता नहीं है, वरना इसे भी निकाल दूँ।
पर ये अभी मैं नहीं निकाल सकती, अभी मैं नहीं चाहती कि बंद हो जाए। अगर ये बंद हो गए तो मुझे दोबारा ये करना पड़ेगा बाय प्रेशर ऑफ फैमिली। बट जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाए, जब मैं अपनी रास्ते खुद नापूंगी, जब मैं इस नरक को छोड़ दूंगी, तब मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगी और एक कम्प्लीटली एक टॉम्बो जैसा आउटफिट मैं अपना बना लूँगी। कोई देखे तो मुझे पता ही ना लगे कि ये मैन है या फीमेल है, बिकॉज ऑफ सेफ्टी। तुम अगर कोई एक मैन मेरी ये वीडियो देख रहा है तो आई एम सॉरी, मैं ये समझ सकती हूँ कि आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं समझ सकती हूँ सारी चीज़ों की प्रॉब्लम। बट आप खुद ही सोच लो, आपकी सारी प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन है वो मनी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो भी चीज़ों की नीड है वो उसका सोल्यूशन है मनी। और जो कि सब कमा सकते हैं, एक वुमन भी कमा सकती है और एक मेल भी, राइट। बट एक वुमन की लाइफ मैन की लाइफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। हमें एक गुलाम की तरह रखा जाता है और गुलामी मुझे नहीं पसंद। इसी वजह से और मैन से मेरे को मतलब चाहती है दुश्मनी नहीं है, मुझे मैन से नफ़रत इस वजह से क्योंकि मेरे जो घर के जो कि मैन है, मेरा बाप और मेरा भाई, उन दोनों की वजह से मुझे नफ़रत है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे दुनिया में जितने भी मेल हैं उन सभी से नफ़रत है, नो। लेकिन जिनका माइंडसेट इन दोनों की जैसा है, जिसका माइंडसेट ऐसा है कि अपने अपोजिट जेंडर को गुलाम की तरह रखना, या फिर अपने अपोजिट जेंडर ने किसी को भी एक गुलाम की तरह रखना या फिर कुछ भी करना, उन 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 लोगों से मुझे नफरत है। काफ़ी दफ़ा ये भी देखा गया है कि वुमेन भी अपने मैन को कंट्रोल करती है और उसे गुलाम की तरह रखती है, तो वो भी गलत बात है। फ्रीडम दो भाई। ये प्यार है या बिजनेस मुझे कभी कभी समझ ही नहीं आता। शादी को प्यार के तरह जोड़ा जाता है, लेकिन ये बिजनेस ज़्यादा लगता है मुझे। तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ही मेरे साथ घर पर आना होगा, यानी कि और नो का मतलब भी ये हरामखोर नहीं समझते, और बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती है। तो ये बस एक बिजनेस है कि ये तुम लड़की हो ताकि तुम्हें यही करना ही पड़ेगा, तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें मेरे पैर छूने ही पड़ेंगे, तुम लड़की हो इसलिए अब तुम्हें मेरी अंडरवेयर धोनी ही पड़ेगी, तुम्हें मेरे कपड़े धोने ही पड़ेंगे, तुम्हें मेरे बर्तन धोने ही पड़ेंगे, तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना ही पड़ेगा। ये जो नियम है, ये जो रूल है, मुझे इससे नफरत है। और जो इंसान इस रूल को फॉलो कराने पे तुले हुए, जो कि सिर्फ और सिर्फ फेवर में तो सिर्फ मैन के ही है, इन सारे रूल्स में फ़ायदा तो सिर्फ मेल का ही हो रहा है, उनको आराम मिल रहा है। और ये सिर्फ ये नहीं, अगर सिर्फ ये होता कि मैन अगर कमाने जा रहा है तो फीमेल सारे घर का काम करे, इस वक्त मैं इस बात में खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन आज की रियलिटी ये है कि वुमन भी साथ में ही कमाना सीख गई है, लेकिन मैन घर का काम करना नहीं सीखा। उनकी नज़रों में ये सिर्फ वुमन का ही काम है। ये कैसी कि पता नहीं क्या ही हो रहा है यार मेरी लाइफ में। दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा तो। और बाकी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। और कल रात जो भी घटित हुई थी सारी चीज़ें मैं आपको बताना नहीं चाहूँगी कम्प्लीटली एक खुले पर्दे की तरह। उस अकॉर्डिंग मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरी जो हंगर थी वो वापस आ गई है। और मेरी मेन पर्पस और ड्रीम है आज़ादी, फ्रीडम, एटलीस्ट खुद को सर्वाइव कर पाऊँ, जी पाऊँ अच्छे से। मैं ऐसी इंसान या फिर ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती जो कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस और औरों को खुश करने के ऊपर भी दे। पहले से ही 17 साल बीता चुका है मैंने, अब और बिताने का कोई इरादा नहीं है मेरा। तो बस जैसे तैसे करके बहुत जल्द ही मुझे एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल होना है। फाइनेंशियल यकीन मान लो यार, पैसा ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। फैमिली, प्यार, परिवार, कुछ भी चीज़ कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं करती। आपकी बस बॉडी, आपका माइंड और आपकी फाइनेंशियल फिटनेस, ग्रोथ, यही चीज़ मैटर करती है लाइफ में रियल कहो तो। बाकी की फैमिली, प्यार, परिवार सभी मतलब के बाजी है, बिजनेस है, धोखेबाजी है, मतलब की साजिश ही है इस सभी में। इनफैक्ट दोस्ती भी ऐसा ही है। अगर आपके पास कोई अच्छे दोस्त है तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, आप बस एक यूज़ की हुई इंसान हो, प्रोडक्ट हो। वैसे इंसान में तो वुमन को तो चीज़ और वस्तु की तरह ही तोला जाता है। मेरी एक बहन की शादी थी तो उसमें कन्यादान, ये लड़की है, वो दान थोड़ी की है क्या, मतलब इन लोगों को समझ ही नहीं आता।
इन लोगों के खिलाफ कोई बोलने की कोशिश भी क्यों नहीं करता। वुमन अपने लिए स्टैंड भी नहीं लेती। मुझे नफरत है इन चीज़ों से, पता है, बहुत ज़्यादा नफरत। पर मैं उनमें से एक नहीं बनना चाहती। ये जंग मेरी तब तक चलेगी जब तक सांसें हैं मेरे अंदर। आज़ादी के लिए मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ, लिटरली कुछ भी। आज़ाद होना चाहती हूँ मैं इन बेड़ियों से जो अदृश्य है। चाहे फिर अगर मेरी जो ये बेड़ियाँ मेरे पैरों में जो बंधी है वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि वो टूट ही नहीं रही किसी भी तरह से, तो मैं अपने पैर को ही काट लूँगी, भले फिर मुझे लंगड़ा कहलाना पड़े, पर मैं एटलीस्ट आज़ाद होकर जीना चाहती हूँ। तो इसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूँगी। और मैं ऐसी वुमन नहीं बनना चाहती जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, जो अपने लिए स्टैंड ना ले पाए, किसी की गुलाम है वो बेइज्जती। अब कोई राजा अपने कॉम्पिटिटर को क्यों ही अपने राज्य में पलने देगा। खुद ही सोच के देखो, अगर कोई है जो राजा के लिए बगावत करने वाला है या फिर राजा के लिए बगावत की सोच रहा है, क्या राजा चाहेगा कि वो उसके राज्य में ऐसा हो जाए? लिटरली खुद ही सोच के देखो। राजा क्या अपनी पोजीशन के ऊपर ज़रा सा भी एक आँच या खतरा जो भी आने वाला है उसके ऊपर चाहे वो रिस्क लेगा? डेफिनेटली नहीं लेगा वो। तो राजा क्या करेगा? उस बगावत को ख़त्म कर देगा, क्योंकि अभी राजा के पास पावर है। और राजा पहले बात तो उसे पनक नहीं दे देगा उस बगावत को और उस चीज़ों को। यही बात हो रही है मैन की। मैन, बहुत सारे मैन ये चाहते ही नहीं है कि वुमन अपने बराबर कैपेबल हो जाए। वो उसे इक्वलिटी सिर्फ नाम की है, एक्चुअल में नहीं है। अगर एक्चुअल में इक्वलिटी होती तो सभी चीज़ों में इक्वलिटी बन जाती। और तो मैन का जो ये राजाशाही चल रही है आज तक की, वो नहीं होती। मैन को भी अपने काम करने पड़ते हैं और वुमन को तो जो कर रही है अपनी मजबूरी की वजह से, और बाकी सारी चीज़ें बंटवारा पड़ जाता, इक्वलिटी पड़ जाती। और मैन ये नहीं चाहते। मैन हमेशा एक ताकतवर पोजीशन के ऊपर रहना चाहते हैं ताकि वो वुमन के ऊपर गुलामी कर पाए, अत्याचार कर पाए। और मैन ये नहीं चाहते कि वुमन उसकी बराबर हो जाए, वरना फिर वो अत्याचार किसके ऊपर करेंगे? या फिर ये तो सपने में भी वो नहीं सोचेंगे कि वुमन उससे आगे निकल जाए और वुमन उसके साथ में हो जाए, यही बस है। लेकिन वो ये भी नहीं सोचते, क्योंकि इसमें रिस्क है। अगर वो साथ में बराबर की हो गई तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, क्योंकि वुमन के पास बहुत सारे कैपेबिलिटी, वो इजीली मैन को सरपास कर सकती है। और यही बात मैन को नहीं पता है। तो यही चीज़ रियलिटी है। अब वुमन तो कोई स्टैंड नहीं ले रही, तो क्या मैं भी ये गुलामों वाली ज़िंदगी जी लूँ? डेफिनेटली नहीं, मैं नहीं जीने वाली। तो भाई अपन ये जंग का ऐलान करता है अपने खिलाफ। ये जंग मेरे अपने आप से ही है, आज़ाद होने की जंग है। चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं हार नहीं मानने वाली। मेरी आंखों में जो चमक है, जैसे अभी तो ये चमक चली गई है क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन मैं अपने ये चमक है वो वापस गेन कर लगी बहुत ही जल्द, लिटरली बहुत जल्द। तो अपने आँखों की चमक को मैं कभी नहीं जाने देने वाली। इन आँखों की चमक, प्यार है मुझे अपनी आँखों की चमक है, बहुत ज़्यादा प्यार। अपनी आँखों में जिसमें सपने हैं मेरे, आज़ादी का ख्वाब है, आज़ादी की जंग है, आज़ादी की हंगर है, बहुत कुछ। मैं कभी अपने आप को खोता हुआ या फिर हारा हुआ या फिर एक निकम्मा इंसान जो कि अपनी नज़रों में गिर गया है, ये कभी नहीं बनना चाहती। मुझे अपनी खुद की नज़रों में नहीं गिरना। बस यही बताना था। शुक्रिया सुनने रहे हो तो यहाँ तक।